तो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों अंगस्ट्रम क्लासेस के यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज जिस जर्नी को हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो जर्नी आपको पता होगा। लेकिन उस जर्नी को हम लोग फर्दर उस जर्नी में हम लोग फर्दर मूव करने से पहले बच्चों मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस लेक्चर में नए हो और अचानक से वीडियो आप ये देख रहे हो तो कोई फायदा नहीं है बच्चों ये वीडियो को देखने का। अगर आप पढ़ाई को लेके आप सीरियस हो तो बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, अंगस्ट्रम क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, और आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। क्लास 10 सोशल साइंस एनसीईआरटी प्लेलिस्ट होगा, आप उसमें जाके चैप्टर वन से पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर हुआ है, और उसके बाद जो है चैप्टर 1 की पूरी सीरीज मैंने कवर करी है, जिसमें राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हमने देखा था पिछले 5-7 क्लास में। काफी लंबा चैप्टर था, उसको मैंने एकदम स्टार्टिंग लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से कवर किया बच्चों। तो आप लोग फॉलो कर सकते हो। और ये जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा भी हुआ है, ये चैप्टर 2 है, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो क्लास 10 के बच्चों के लिए चैप्टर 2 है। तो अगर आप लोग इस लेक्चर में अब डायरेक्ट आ चुके हो तो आपको मैंने ये इंफॉर्मेशन दी, आप इस रूल को, इस चीज को आप लोग फॉलो कर सकते हो बच्चों। अपने पढ़ाई को प्रॉपर सीक्वेंस वाइज में करना ही एक बेटर ऑप्शन होता है बच्चों। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो आज का क्लास आपका जो है वो आई थिंक सेकंड या थर्ड क्लास होने वाला है बच्चों। पिछले क्लास में हमने नेशनलिज्म इन इंडिया शुरू किया था, हमने बैकग्राउंड को समझा था, हमने रीजन को समझा था, आखिरकार क्यों हुआ, कैसे चीजें हुई, क्या जरूरत पड़ी, क्यों आखिरकार जरूरत पड़ी नेशनलिज्म की इंडिया में, है ना, वो कैसे धीरे धीरे डेवलप हुआ, उसके पीछे का रीजन क्या था। मैंने हर पॉइंट पर, हर टॉपिक पर बात करी है आप लोगों के सामने। और मेरा पढ़ाने का तरीका बच्चों आप लोग जान रहे होंगे। जो बच्चे नहीं जान रहे हैं तो मैं उनके लिए एक बार बताना चाहता हूँ। आप जो भी मीडियम के बच्चे हो, चाहे वो आप हिंदी मीडियम के हो, चाहे किसी और स्टेट बोर्ड के हो, इट डजेंट मैटर बच्चों, है ना। ये क्लास जो है हम लोग प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में कवर कर रहे हैं। सीबीएसई वालों के लिए ये क्लास है, मतलब ये तो सीबीएसई वालों के लिए वेल एंड गुड क्लास है। लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं और किसी और स्टेट बोर्ड से एनसीईआरटी को कवर करना चाहते हैं बच्चों, वो इस क्लास को बेझिझक देख सकते हैं। क्योंकि रीजन ये है कि मैं अपनी भरपूर कोशिश के साथ ये हमेशा प्रयास में रहता हूँ कि आपको कोई भी टर्मिनोलॉजी हो जो इंग्लिश में हो, मैं उसको हर एक लैंग्वेज में समझाऊं। मेरे पास कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। मैं चाहता हूँ तो फुल फ्लेज इंग्लिश में भी पढ़ा सकता हूँ, फुल फ्लेज हिंदी में भी आप लोगों को बता सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन उससे होगा क्या कि एक मीडियम वाले छूट जाएंगे और एक मीडियम वालों को फायदा होगा। लेकिन ये क्लास जो है इंग्लिश में है। मैं आप लोग को अपनी लैंग्वेज में बात करके बता रहा हूँ, और जो भी आपके नोट्स वगैरह है, जो इन्फॉर्मेशन वगैरह, मैं इंग्लिश में लिखा रहा हूँ। लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कोई टर्म अगर हिंदी में इम्पोर्टेंट है तो मैं वो भी बताता हूँ, आप लोग को पता होगा अच्छे से, है ना। तो ये क्लास उतना कोई मेजर, मतलब एकदम फुल फ्लेज इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं है कि भाई साहब तुम, आप अगर हिंदी मीडियम से हो तो एकदम देख ही नहीं सकते। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस चीज़ को कवर कराऊं और आपको सहूलियत हो उससे बच्चों, ठीक है। तो चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये कुछ बेसिक्स थे जो आई थिंक कि आपको बताना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। ये सारी चीज़ें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो हम लोग मूव करते हैं चैप्टर 2 पे, क्लास 10 के लिए नेशनलिज्म इन इंडिया पे। तो इस पे आगे हम लोग फर्दर मूव करने से पहले तो मेरा तरीका आप लोगों को पता होगा बच्चों। मैं 1 मिनट या 2 मिनट के टाइम में आपको रिकॉल कराता हूँ कि हमने क्या क्या चीजें कवर करी। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। ये बच्चों आपका बैकग्राउंड और रीजन था, आपको पता होगा मैंने करा रखा है ना, कि क्या क्या बैकग्राउंड था। वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, फोर्स मिलिट्री कैंपेन चल रहे थे, फोर्सफुली जो है लोगों को मिलिट्री में शामिल किया जा रहा था, रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था, पीजेंट की हालत बहुत खराब थी, फैक्ट्री लेबर की हालत बहुत खराब थी,
आर्टिफैक्ट स्मॉल इंडस्ट्री को हम लोग को पूरे तरीके से कोलैप्स कर दिया गया था हमारा, है ना। मिलेट्स, कैश क्रॉप, इन सभी को कोलैप्स कर दिया गया, इन सभी सेक्टर को, मिलेट्स को कोलैप्स करके कैश क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया गया। इंडिगो की खेती चल रही थी लगातार, है ना। वुमेन की, एजुकेशन की, इन सभी की जो है स्थिति काफी ज्यादा खराब थी। तो ये हमने देखा था, ये बैकग्राउंड था बच्चों, ये इंडिया में चल रही थी। अब आप लोग सोचिए, मैंने तो ये बता रखा है, लेकिन एकदम ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट ये एक थिंकिंग बेस्ड सब्जेक्ट है बच्चों, और ह्यूमैनिटीज के अंदर स्पेशली हिस्ट्री सब्जेक्ट ये टोटली थिंकिंग बेस्ड सब्जेक्ट है बच्चों। जब तक आप लोग क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करोगे, जब तक आप लोग बेटर तरीके से जो है आप लोग कह सकते हो कि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं करोगे, तब तक कोई फायदा नहीं है पढ़ने और आपका पढ़ने का और मेरा पढ़ाने का। और मेरा पूरा का पूरा गोल यही है कि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कब होगा, आप क्रिटिकल थिंकिंग को कब बिल्ड कर पाओगे। आप तभी कर पाओगे बिल्ड उस चीज को जब आप एक एक सिरे से स्टार्ट करोगे कोई चीज और दूसरे सिरे पर पहुंचना चाहते हो, और इस जर्नी में, होल जर्नी में, एक तार दूसरे तार से कनेक्ट हो, दूसरा तार तीसरे तार से कनेक्ट हो, तीसरा तार चौथे तार से कनेक्ट हो। कहने का मतलब कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट, कोई भी कॉन्सेप्ट करोगे तो उसके पीछे का रीजन समझ में आना चाहिए। ये हुआ तो इसलिए ऐसा हुआ, फिर ये हुआ तो इसलिए ऐसा होगा। तो इस तरीके से जो है हिस्ट्री पढ़ी जाती है। समझ आ रहा है बात को? तो मेरी कोशिश हमेशा यही रह रही। अब ये हमने बैकग्राउंड देखा, रीजन देखा, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी दिक्कत बच्चों चल रही थी इंडिया में। अब जाहिर सी बात है, इससे पहले हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कवर करा था, वहां पे भी बहुत सारी चीजें चल रही थी, बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी। अब मोनार्क था, जो है राजा अपने ऐशो आराम में डूबा हुआ था, जनता की हालत बहुत खराब थी। तो जनता ने विद्रोह किया, बैस्टाइल के किले पे हमला किया और मोनार्क को अबॉलिश कर दिया, हटा दिया। नेशनल असेंबली बनाई और फिर फंडामेंटल राइट्स वगैरह वो लाया लोगों के लिए, है ना। तो देखो कि कैसे चेंज हुआ। मतलब जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई गला दबाए तो आप क्या करोगे? आपके अंदर जो जान होगा आप पूरे ताकत से लगाओगे और उसका विरोध करोगे, है ना। आप उसको ढकेलने की कोशिश करोगे, लात मारोगे, पैर मारोगे, हाथ मारोगे। इससे क्या पता चलता है? मतलब कि जाहिर सी बात है, जब आपके जान पे बनाए तो आप विरोध करोगे, उससे बचना चाहोगे, निकलना चाहोगे, आप चाहोगे कि मेरी स्थिति ठीक हो। तो जस्ट लाइक ये जितने भी रीजन थे, ये इंडिया को और इंडिया के लोगों को काफी ज्यादा डीमोटिवेट कर रहे थे और उनके लाइवलीहुड को पूरे तरीके से एकदम, जो बोलते हैं हम लोग, एकदम रोस्ट कंडीशन में ढकेल रहे थे। स्थिति बद से बदतर हो रही थी और जितने भी ब्रिटिश हैं वो सभी अपना मलाई मार करके चले जा रहे थे, यहाँ से धन को लूट रहे थे पूरे तरीके से, है ना। तो ये क्या है? वेल्थ सिंकिंग। आप एक टर्मिनोलॉजी सुनोगे, वेल्थ का सिंकिंग जो है वो हमारे इंडिया से लगातार ब्रिटेन में हो रहा था। मतलब बड़े बड़े अधिकारी वहां से आते थे। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी इंडिया में, तो बड़े बड़े व्यापारी वहां से आते थे, अंग्रेज अफसर आते थे और आए वो, लेकिन ब्रिटिश में उनका औहदा नॉर्मल होता था, वो नॉर्मल इंसान की तरह होते थे, लेकिन व्यापारी के रूप में यहाँ पे आए। और जब यहाँ से जाते थे तो वो अपने आस पड़ोस में इतने अमीर हो जाते थे, इतने रईस हो जाते थे कि लोग उनसे, भाई से बोलते थे कि भाई साहब ऐसा क्या कर लिया ये 2 साल, 3 साल या 5 साल में कि भाई साहब इतना ज्यादा अमीर बन गया। आते साथ अपना वो घर खरीद लिया, महल खरीद लिया, बंगला खरीद लिया, 4-5 नौकर रख लिए, 10-15 गाड़ी रख लिए। तो इस तरीके से ऐसे आराम जीवन, मतलब जो आ रहे थे ब्रिटिश के लोग और वहां पे जाके जी रहे थे। तो वहां भी जाके लोगों में असंतोष पैदा हो कि भाई साहब ये क्या कर रहा हो। हालांकि अपने लोग तो चाहेंगे कि ऐसा हो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे देश को लूटा जाए। लेकिन आप देखोगे कि फिर बहुत सारा ब्रिटिश के टाइम
रिफॉर्म हुआ, बहुत सारे पैक्ट आए, है ना। फिर कंपनी का शासन पूरे तरीके से हटाया गया, फिर डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल लाया गया। तो ये सब आप देखते हो, हालांकि हम लोग में नहीं जा रहे हैं, हम लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनलिज्म को समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये रीजन थे, ये रीजन हमने डिस्कस करी। उसके बाद मैंने बताया था बच्चों गांधी जी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में। एक मेजर आपके ये जो है, आप लोग बोल सकते हो कि एक मेजर पर्सन, एक पॉपुलर पर्सन के रूप में जाने जाते हैं। महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया। लंदन से इन्होंने बैरिस्टरी की थी, और फिर ये करने के बाद साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका में उन्होंने अपने प्रयास को काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपेरिमेंट किया, सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट किया, लगातार रेजिस्ट किया ब्रिटिश के खिलाफ, रेसिज्म के खिलाफ। और वहाँ से जब ये सीखने के बाद आए तो इंडिया में इन्होंने चंपारण की जगह पे इंडिगो की नील की खेती के लिए इन्होंने सत्याग्रह किया, जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। 1917 में हुआ था। उसके बाद बैक टू बैक खेड़ा सत्याग्रह हुआ, है ना, मजदूरों के लिए। और बैक टू बैक फिर 1918 में अहमदाबाद अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हुआ, जो मिल वर्कर थे उसके लिए। तो गांधी जी ने ये सभी जो सत्याग्रह किए ये सफल रहे। सफल कैसे होगा? जाहिर सी बात है, अगर मान लो कि कोई सरकार है, कोई रूल बना दिया कि भाई साहब देखो, तुमको रोड पे नहीं चलना है, तुमको फुटपाथ पे नहीं चलना है, अब फुटपाथ पे नहीं चलना और अपनी गाड़ी नहीं चलानी, मतलब पूरे तरीके से आने जाने पे बैन हो गया। अब क्या करेंगे? लोग विरोध करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, जो भी करना है मेथड हो गया। तो इस तरीके से वो करेंगे। तो उनको उनके इस विरोध को सफल कब माना जाएगा? जब उस लॉ को खत्म करने में वो अपनी भूमिका निभाएंगे, है ना, जो लॉ लाया गया था। तो जाहिर सी बात यही है बच्चों, उस लॉ को, उस जितने भी सिस्टम थे पहले चले आ रहे थे, उसको अबॉलिश कराया गया। गांधी जी अपने सत्याग्रह के माध्यम से उन सारी चीजों को ठीक की, है ना। और ये अंग्रेज को मजबूर होना पड़ा कि इन सभी चीजों को ठीक करना पड़ा, इन सभी चीजों पर बात करनी पड़ी। हाँ, कह सकते हैं कि उतने वाइड लेवल पे आप लोग नहीं देख सकते कि ठीक है, ठीक हुई, लेकिन बहुत स्थिति ठीक हुई। और ये ठीक होने की वजह से गांधी जी का जो पॉपुलैरिटी है वो बच्चों काफी ज्यादा इंडिया के लोगों में बढ़ गया, है ना। इंडिया के लोग ऐसे कहते हैं कि भाई साहब एक हार मांस का टुकड़ा है, और इतना ज्यादा जो है क्रांति किया और देश को आजाद करके चला गया। तो इस तरीके से कुछ कहा जाता है। अब देखो, ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट टाइमलाइन कराए थे पिछले क्लास में, है ना बच्चों, इम्पोर्टेंट टाइमलाइन आपको कराए थे। ये मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी रिटर्न इंडिया से अफ्रीका हुआ, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ। ये यहाँ तक बता दिए। आज हम लोग बच्चों बात करेंगे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर 1919, ठीक है, और उसके साथ ही खिलाफत मूवमेंट। तो चलिए, और इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे 1920। ये पूरे ये मैंने सीक्वेंस इसलिए बच्चों आपको कराया है कि इस तरीके से सीक्वेंस वाइज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया, ये 1918 की बात है। अब 1919 देखो, एकदम सीक्वेंस वाइज है। मैंने बताया ना कि जब तक सीक्वेंस वाइज में अगर चीज़ों को नहीं पढ़ोगे, हिस्ट्री कभी भी आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली। हिस्ट्री आप लोग बच्चों बोरिंग मानते होगे, हिस्ट्री को एक बोरिंग सब्जेक्ट की तरह देखते होगे, लेकिन कभी सोचा है ये बोरिंग क्यों है? कोई भी चीज बोरिंग क्यों लगता है? कोई भी चीज पढ़ने से नींद क्यों आती है? नींद और बोरिंग तभी लगती है, तभी आती है बच्चों, जब उस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग ना बनाया जाए, जब वो सब्जेक्ट में आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पा रहा हो, समझ नहीं आ रहा हो, तब वो चीजें बोरिंग हो जाती है। जैसे आप मैथ बना रहे हो और कोई सवाल सॉल्व नहीं आ रहा है। अब देखो कि अगर वो सवाल सॉल्व हो गया तो आपको इतनी खुशी मिलेगी कि आप सोचोगे चलो 4-5 और सवाल बना। लेकिन अगर 4-5 सवाल बनाने के दौरान एक सवाल में आप अटक गए और वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, आप पूरी कोशिश कर रहे हो सॉल्व करने, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बिता दिया उसको सॉल्व करने, सॉल्व ही नहीं हो रहा है।
अब जो है आपको इरिटेशन होगा अंदर से, हटाओ अब नहीं पढ़ेंगे, छोड़ दो, आज के लिए इतना ही काफी है। तो ये क्या है, मतलब ये उस सवाल नहीं बन पाया, इस वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड हो पाई और आपका इंटरेस्ट उससे खत्म हो गया उस खास वक्त के लिए, है ना। तो इस तरीके से साइकोलॉजी को समझो कि हिस्ट्री आप में से बहुत बच्चों को अच्छी भी लगती होंगी और बोरिंग भी लगती होंगी। तो बोरिंग कब लगेगी, बोरिंग तभी लगेगी जब आप चीज़ों को चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं कर पाओगे, है ना। और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कब होगा, जब चीज़ों को सीक्वेंस तरीके से देखोगे, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके पहले क्या था, इसके आजू बाजू क्या था, इसके पीछे रीजन क्या था, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो इस तरीके से पढ़ना होगा, तब जाके एक अंडरस्टैंडिंग मिल होगी। और मेरी पूरी की पूरी कोशिश बच्चों वही है, समझिए बात को। तो चलिए, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक तक आपको अपने दिमाग को रखना है कि 1918 की बात है, 1918 की बात, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो चुका है, गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है, लोगों में एक संतोष का भाव आया है कि कोई इंसान है जो आया है और हम लोग के लिए आवाज उठा है। और अभी चीजें बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, अभी चीजें एकदम बेकार है। कुछ उम्मीद जो है लोगों को मिला है कि ऐसा नहीं कि भगवान है अंग्रेज, उनका भी विरोध किया जा सकता है, उनका भी जो है हम लोग रेजिस्टेंस कर सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब यही है, अब लोगों में थोड़ा ये हो रहा है, अब लोग खुद से जाके नहीं करेंगे कि भाई साहब हम वकालत नहीं पढ़े हैं, अंग्रेज हमको मार के भगा देगा, हम गरीब इंसान हैं। तो अब वो खुद से नहीं जा सकते अप्रोच करने के लिए, लेकिन गांधी जी का सपोर्ट तो कर सकते हैं। तो भरपूर सपोर्ट गांधी जी को मिल रहा है। और ये दौर है आपका 1919 का, जहां पे हम लोग रॉलेट एक्ट देख रहे हैं, ठीक। और इसी के बाद हम लोग इसी में देखेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर। अब देखो बच्चों, क्योंकि मैंने आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बताया था कि दो वॉर हुई आपकी, उसके बाद ब्रिटिश को पूरा जो है इंडिया में ये मिल गया, एक्सेस मिल गया, तो पूरे तरीके से इंडिया को कंट्रोल करें। और धीरे धीरे एक क्षेत्र पे फिर बंगाल, अवध के नवाब बंगाल, इन सबको अबॉलिश करने के बाद आप लोग देखे हो कि उनको पूरे तरीके से एक्सेस मिल गया भारत का। बंगाल उस टाइम, बंगाल का कब्जा करना उस टाइम मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सभी साथ में बंगाल ही कहे जाते। तो सोचो इतनी बड़ी टेरिटरी, मतलब बंगाल को कब्जा करना मतलब इतने बड़े टेरिटरी को पे कब्जा कर लेना। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब आप इतने बड़े टेरिटरी के मालिक हो गए, एक कंपनी के रूप में आए होगे और किसी दूसरे देश में आप अपना कब्जा जमा लिए, व्यापार करते 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 आप वहां के राजा को एबॉलिश करके, राजा को मतलब एक पिट्ठू राजा बना करके, है ना, कि भाई साहब ठीक है तुम राजा हो लेकिन पूरा कमान मेरे हाथ में है। आपने सुना होगा, अगर हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस, इन सब के माध्यम से क्या किया गया, जो राजा के अगर कोई वंशज कोई उत्तराधिकारी नहीं, सगा उत्तराधिकारी नहीं, तो अब राजा को ही हटा दिया जाएगा, अब हम जो बोलेंगे, ब्रिटिश जो बोलेगा, अब वही राजा बनेगा। तो ये क्या सीन हुआ भैया कि राजा है, अगर उसका कोई बेटा, कोई उत्तराधिकारी नहीं, तो वो किसी बच्चे को गोद ले लेगा, अपने कोई चाचा भगना भतीजा में से बनाएगा, तुमको क्या मतलब है। लेकिन अंग्रेज को एक बहाना चाहिए कि किसी भी तरीके से राजा को हम हटाएं, तो ये सब डॉक्ट्रिन लाए, है ना। आपको मैं बस बेसिक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, वो उन सभी चीजों में नहीं जाना है, लेकिन ब्रिटिश के बारे में बता रहा हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ मिस गवर्नेंस से लाया, उसमें क्या था कि आप लोग सही तरीके से अगर
अपने राजकाज पार्ट को नहीं चला रहे हैं, तो मिस गवर्नेंस का डॉक्ट्रिन लगा करके आपको राजा के पद से हटा दिया जाएगा और उस एरिया को कंट्रोल करेगा ब्रिटिश। अब ये क्या बात हुई? अब भैया आप डिसाइड करोगे, मतलब खुद ही जज, खुद ही वकील, अब खुद ही कानून, खुद ही पुलिस, सब कुछ आप बन चुके हैं। मतलब आप ही तय करोगे कि भाई साहब हम सरकार सही से चला रहे हैं कि नहीं चला रहे, और फिर अगर नहीं चला रहे होंगे आपके हिसाब से तो फिर आप हमें अबॉलिश करके आप खुद अपना कमान ले लोगे मेरे टेरिटरी से। तो इंडिया में इस तरीके से हो रहा था, और लगभग लगभग पूरे टेरिटरी, पूरे इंडिया पे इसी तरीके से, इसी माध्यम से जो है पूरा कैप्चर किया गया ब्रिटिशों के द्वारा। ठीक है, अब जब कैप्चर हो चुका है, अब देखो ये बैकग्राउंड मैं बता रहा हूँ रॉलेट एक्ट का। रॉलेट एक्ट है क्या, आपको समझ में आएगा अभी। जब इतनी ज्यादा शक्ति हमारे पास आ गई, ब्रिटिशर्स के पास आ गई, तो अब कोई भी सोचेगा कि अगर मान लो मेरे पास, मान लो कि हम, मेरे पास शक्ति आ गई भाई साहब कि मतलब प्राइम मिनिस्टर के साथ में मिलने का, या फिर गृह मंत्री मैं बन गया है, मतलब मान लो कि कोई मोनार्क कंट्री है और उसमें मैं गृह मंत्री बन गया या फिर बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, या फिर ऐसा सुपरफिशियल मानते हैं कि मेरे पास मान लो कि ह्यूमंगस, और आप लोग देखोगे बेंटेन वगैरह, देखोगे कार्टून वगैरह, तो ह्यूमंगस और मैं बन गया, 4 हाथ है एकदम बड़ा और 4 पैर है, अब मैं रोड पे चल रहा हूँ ऐसे ऐसे करके। अब किसी से मैं डरूंगा? सोचो आप लोग, कोई कोई डर भय है ही नहीं। डरना होगा तो भाई साहब अपने से ऊपर वाले से, लेकिन वो ऊपर वाला जो है कोई दूसरा कंट्री में रहता है, लेकिन मैं जिस टेरिटरी में हूँ वहाँ पे इंसान लोग रहते हैं, ज़्यादा डेवलप सिविलाइजेशन है नहीं, और मैं ह्यूमंगस और हूँ, है ना। आप लोग जो बच्चों ह्यूमंगस और को नहीं जान रहे होंगे, वो आप लोग बेंटेन, हम लोग के टाइम में एक कार्टून चल रहा था बेंटेन, जिसमें आप लोग देखते थे कि ह्यूमंगस और एलियन बनता था, तो बेन और उसके दादाजी होते थे, फिर उसकी ग्वेन लड़की होती थी, फिर एक उसका दोस्त भी हुआ करता था, तो बहुत मजा आता था वो कार्टून देखने में। तो मैंने उसी का एग्जाम्पल लिया है आप लोग को समझाने के लिए। तो आप जब इतने बड़े व्यक्ति बन जाओगे तो जाहिर सी बात है किसी से डरोगे नहीं, कोई भी रूल आपको लाना होगा, कोई भी कानून बनाना होगा, है, कोई भी चीजें अगर लागू करनी होगी तो आप डायरेक्ट बोलोगे, फरमान जारी करोगे, देखो कल से ऐसा होगा, मेरे अकॉर्डिंग चीजें होंगी, है ना। तो ब्रिटिशर्स के पास जब इतने पावर आ गया, उनका अपना कंट्री है नहीं, दूसरे कंट्री पे राज कर रहा है, उनको पता है मेरा घर तो बार कहीं और है, यहाँ पे हम आए हैं सिर्फ चीजों को दोहन करने के लिए, लूट पाट मचाने के लिए, है ना। अब और उनके पास पावर भी है, तो अब सोचो उनका मेंटालिटी कैसा होगा। मेंटालिटी ऐसा होगा कि वो रॉलेट एक्ट जैसा कानून लाएंगे, और इस कानून में क्या होगा बच्चों, इस कानून में ये होगा कि आपको, मतलब बिना किसी रीजन के, विदाउट एनी रीजन, आपको जो है आपको पकड़ लिया जाएगा, मतलब आपको क्या बोल सकते हैं हम लोग, अरेस्ट कर लिया जाएगा, है ना। अरेस्ट कर लिया जाएगा पुलिस के द्वारा। अब ये आधार क्या होगा, कोई रीजन नहीं हो, कोई नहीं रीजन, रीजन क्या होगा कि हमको लगा कि आप मुजरिम हैं, आप रोड पे चल रहे हो, अगर ब्रिटिश बोले कि ये देखने से मुजरिम लग रहा है, देखने से क्रिमिनल लग रहा है, लो भैया अरेस्ट कर लो इसको। अब ऐसे अरेस्ट कर लिया गया, अब ये अरेस्ट हो गया, मतलब शक के आधार पे, एक अजम्पशन के आधार पर, है ना, एक अजम्पशन के आधार पर जो है लोगों को अरेस्ट किया गया। ठीक है, अब अरेस्ट किया गया, तो अरेस्ट जब आप होते हो आज के टाइम में, तो आपको पुलिस उठा लेगा, आपको भले पुलिस उठा ले, लेकिन आप पुलिस उठा लेगा तो अभी हमारे पास कानून है कि 24 घंटे के अंदर पुलिस को कोर्ट के समक्ष, न्यायालय के समक्ष हमें जो है वो शो करना होगा। हमारे पास रिट वगैरह है आज, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट
के अंदर हम लोग जानते हैं कि रिट है ना, habeas corpus, आपको को वारंटो, तो ये सब हमारे रिट हैं जो आज हम लोग को मिले हुए, हम लोग चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये सभी हमारे पास अधिकार है ना। अगर वो पुलिस नहीं करेगा तो उससे सवाल किया जाएगा कि भाई साहब क्यों तुमको जल्दी से जल्दी करना है। अगर नहीं करेगा तो हम अगर रिट अपना जारी करते हैं, habeas corpus लगाते हैं, habeas corpus के द्वारा जो है कानून ये बोलेगा कि भाई साहब तुम जल्दी से जल्दी उसको शो करो, नहीं तो तुम्हारे पे एक्शन होगा। तो ये सब जो है आज के कंट्री में, हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में चलती है। अब कितना चलती है आप लोग कमेंट करके बताओगे बच्चों। लेकिन देखो कि विदाउट एनी रीजन आपको अरेस्ट कर लिया गया। अब अरेस्ट कर लिया गया तो आप लोग नो जुडिशियल रिव्यू, नो जुडिशियल रिव्यू, अब आपको अरेस्ट कर लिया गया तो अब आपके पास न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है, खत्म कर दिया गया इस कानून के द्वारा कि अब आप लोग न्यायालय जा नहीं सकते। और अप टू 2 इयर्स और 2 साल तक जो है आपको जेल में ही रहना पड़ेगा। 2 साल तक, जब मन करेगा सरकार का तो छोड़ सकता है। इसको आप लोग बच्चों कॉपी पे निकाल कर नोट करते रहो। एक सेकंड। मतलब 2 साल के लिए बिना कोई ट्रायल के जो है, विदाउट एनी ट्रायल, आप लोग देखोगे बिना किसी न्यायालय का समक्ष आपको पेश करके ये सारी चीजें करी जाएंगी। अब सोचो इस कानून को हम लोग कैसा कानून बोलेंगे। मतलब अगर ब्रिटिश चाही तो महात्मा गांधी दिख रहे हैं सब के आधार पर, उसको उठा लेंगे, उठा के जेल बंद कर देंगे। जेल में जा भी नहीं सकते दूसरा जगह की भाई सब न्यायालय के सामने उठेंगे। कोर्ट वगैरह बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, ये कोर्ट बना हुआ है प्रॉपर। लेकिन अब वो तो ऐसा कानून कि आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, कोई ट्रायल आपके खिलाफ नहीं चलेगा, आपके लिए नहीं चलेगा। तो इस कानून को क्या बोला जाएगा, तुम सोचो खुद। इस कानून को बच्चों बोला जाएगा काला कानून, ब्लैक एक्ट, है ना, काला कानून। तो लॉ के द्वारा द्वारा इसका नाम दिया गया काला कानून। अब इंसिडेंट समझो, इसी को लिंक, यहाँ ही लिंक होता है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड से। और बाग ना से करो, ठीक। ये भी आपके उसी टाइम में होते हैं, 1919 में टाइम पीरियड होगा इसका भी। अब इस कानून के द्वारा बच्चों क्या किया गया कि पंजाब के अमृतसर में, अमृतसर है ना, तो 2 व्यक्ति थे, एक सैफुद्दीन किचलू और दूसरा डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। अब ये 2 व्यक्ति थे। यहाँ तो बच्चों आप लोग नोट करो, जिस तरीके से आप लोग करना चाहते हैं पॉज करके आप लोग नोट करो। कर दिए बच्चों आप लोग।
ओके बच्चों, नोट कर लिया आप लोग, ये सीक्वेंस बना लो, चीज़ों को बेटर तरीके से जो है काम करें। अब देखिए, थोड़ा माइक का प्रॉब्लम आया था इसलिए मैं देख रहा था। चलो देखो, हेलो हेलो, ठीक है अभी। चलिए देखिए, तो अब जो है ये कानून बना हुआ है, और इसी कानून इसी टाइम पीरियड के दौरान ही जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। आप लोग सुने होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये आज भी आप लोग जाओगे अमृतसर में तो एक जगह बनाया गया हो और टूरिस्ट प्लेस है, वहां पे जाके देख सकते हो, आपकी आंखें नम हो जाएंगी। तो देखो क्या हुआ कि पंजाब के अमृतसर में दो व्यक्ति थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ये पेशे से डॉक्टर थे, और ये पेशे से आपके कह सकते हो लॉयर थे। ये जर्मनी से बच्चों, जो सैफुद्दीन किचलू है ना, ये जर्मनी से पीएचडी किए हुए थे, और लॉयर तो थे ही, और इसके साथ ही फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर मतलब आप कह सकते हो स्वतंत्रता सेनानी, मतलब उस टाइम जो भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था वो लोग इसमें शामिल थे, विरोध कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे। आवाज इन्होंने पहले कब से उठाया, जब वर्ल्ड वॉर 1 में ये पंजाब का पूरा इलाका आप देखो कि रूरल इलाका कहा जाता है, तो बहुत सारे लोगों को वर्ल्ड वॉर 1 में मिलिट्री जो है फोर्स मिलिट्री के रूप में भर्ती किया गया। तो इन्होंने आवाज उठाया, तो जाहिर सी बात है कि अब ब्रिटिश के नज़र में आएंगे, तो ये नज़र में आए कि भाई साहब दो जो है असामाजिक तत्व है, इसको उठा लो, है ना। और डॉक्टर सत्यपाल मलिक ये जो है ये वर्ल्ड वॉर 1 से लोग जो आए थे, जो जख्मी लोग थे, जिन किसी का पैर कटा हुआ, किसी का हाथ कटा हुआ है ना, कोई जख्मी है, घायल है, तो उनका इन्होंने इलाज किया था। और इन्होंने उसी वक्त ठान लिया था कि सरकार बहुत गलत कर रही है, इतने मासूमों की जान जा रही है। उन्होंने अपने आंख से देखा था कि बहुत सारे लोग हमारे भारतीय मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। अब शहीद बोलो या मर चुके बोलो, अब जो बोल सकते, क्योंकि एक तरीके से शहीद ही बोलेंगे हम उनको, क्योंकि वो लोग कह सकते हैं ब्रिटिश, वो लोग उनके देश के लिए लड़ाए, लेकिन एक्चुअल में तो वो तो हमारे देश में थे ना। ब्रिटिश अपने देश के लिए लड़वाए वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने जान दी हमारे देश के लिए, वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल किया गया। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि इन दोनों को क्या किया गया, इस रॉलेट एक्ट के दौरान ही उठा लिया गया, ठीक है ना, अरेस्ट कर लिया गया। समझ गए बच्चों, इन दोनों क्या किया गया, अरेस्ट कर लिया गया। अब जब अरेस्ट कर लिया गया तो ये लोग अपने आसपास के समाज में काफी ज्यादा पॉपुलर थे, चर्चित पर्सन के रूप में थे, है ना। अब जब जाहिर सी बात है लोग इनको उठा लेगा, एक लॉयर है, एक डॉक्टर है, इनका समाज में अच्छा खासा नाम है, रुतबा है, और सरकार का लगातार विरोध कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोग जो है सहयोग करेंगे, तो इनको उठा लिया गया, अरेस्ट कर लिया जाएगा इसी कानून के द्वारा। तो लोग क्या किए, बोले कि भाई साहब ये अरेस्ट गलत है, ये कानून को विरोध कर ही रहे हैं हम लोग, अब जो है चलो एक काम करो, ये इसमें आप लोग देखोगे कि लोगों ने फिर क्या किया, प्रोटेस्ट करने का सोचा कि हम सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। तो पंजाब के अमृतसर में ही एक आपका जलियांवाला बाग है, ठीक है, अमृतसर में ही जलियांवाला बाग, ठीक है, वाला बाग। तो वो बाग कुछ ऐसा है बच्चों कि इस तरीके से आप कह सकते हो कि इस तरीके से पूरा गोल आपका ये बाग है, ठीक है, और एक रास्ता है, मात्र गेट है, और ऊंचे ऊंचे बाउंड्री से ये घिरा हुआ है। इसी को जलियांवाला बाग कहते हैं। यहाँ फंक्शन वगैरह, पार्टी वगैरह, कुछ ऐसा कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हुआ करता था जो, ठीक है। तो अब एक साइड से गेट है और लोग एंट्री की है, एंट्री करके यहाँ पे बैठे हुए थे सब, अब प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उस टाइम ऐसा था कि धारा 144 144 आप लोग सुने होंगे कि दो चार लोगों को इकट्ठा नहीं होना है,
साथ में नहीं रहना है, तो ब्रिटिश वैसा ही कुछ लगाए हुए थे इन दोनों को उठाने के बाद कि पूरे शहर में वही धारा चल रही थी। अब धारा चल रही थी तो इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, तो इकट्ठा हुए भाई साहब कोई ना कोई तो रीजन होगा। और ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठ करके सरकार के खिलाफ अपने गीत गा रहे थे, नारे लगा रहे थे, तो इस तरीके से विरोध कर रहे थे। कोई ऐसा नहीं कि रोड पे उठाकर पत्थर फेंक दिया, आग लगा दिया, टायर जला दिया, ऐसा कुछ नहीं। ये लोग फील्ड में बैठे हैं, कोई गीत गा रहे हैं अपने भाई बंधु को याद करने के लिए, प्यार मोहब्बत बांटने के लिए, सरकार का विरोध करने के लिए, है ना। तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं। अब सरकार ने हवाला क्या दिया कि भाई साहब धारा 144 का इन्होंने उल्लंघन किया। उस लैंग्वेज में जो भी बोलते हो वो कौन सी धारा थी वो हम बात करेंगे आगे, लेकिन फैक्ट्स पे आप लोग समझिए बात को कि उल्लंघन किया है। ऐसा लॉ पास था कि आपको एक जगह नहीं बैठना है। तो जनरल डायर वहाँ के सेना जो है मतलब पुलिस प्रमुख के रूप में वहाँ पे थे, तैनात थे। उनको भेजा गया कि जाओ जाके देखो ये क्या हो रहा है। अब इन लोग का प्लानिंग ये था कि इन लोग का कुछ ज्यादा ही बल बढ़ गया है। ब्रिटिश ऐसा अपने में बात की है जो भी आला अधिकारी है कि कुछ जो है खतरनाक करना पड़ेगा। अब कुछ खतरनाक करना पड़ेगा तो क्या किया जाए जिससे ये भारतीय सबक सीख पाए। तो सबक सिखाने के लिए मेरे पास आइडिया है, हम जनरल हैं और मेरे पास शक्ति भी है, कोई दिक्कत नहीं। ये गया अपने बहुत सारे पुलिस बल के साथ गया यहाँ, और जाने के बाद कुछ बोला ना चाला। सभी पुलिस को यहाँ पे लाइन में खड़ा किया, गेट से एंट्री करवाया, लोग बैठे हुए हैं और सभी पुलिस को लाइन से करवाया, गेट को बंद कर दिया गया और इसी साइड से लोग यहाँ सारे बैठे हुए हैं और इस साइड से लगातार गोलियां चलवा दी। गोलियां चलवा दी, कम से कम 100-200 पुलिस के द्वारा गोलियां चलवा दी लगातार बिना रुके। अब सोचो कि जो इंसान उस फील्ड में उस धरती पर बैठे हुए हैं, कोई माँ अपनी गोद में बच्चे को लेकर के बैठी हुई, कोई पिता बैठा हुआ है, कोई बच्चा बैठा हुआ है, कोई बेटा बैठा हुआ है, कोई बेटी बैठी हुई है और औरतें बैठी हुई है, बूढ़ी माँ बैठी हुई है। इस तरीके से लोग पूरे बैठे हुए हैं। अब जब ये कांड हुआ, इतना बड़ा ट्रेजेडी हुआ, तो एक बीच में एक कुआं था बच्चा। तो लोगों ने सोचा कि इस कुएं में कूद जाएंगे तो गोली तो लगेगी नहीं, लेकिन बच जाएंगे। अब हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। अब सोचो कि एक आदमी कुआं में कूदेगा, दूसरा कूदेगा, तीसरा कूदेगा, चौथा कूदेगा। अब जब 100 आदमी उस कुआं में कूदेगा तो जाहिर सी बात है हवा में तो रहेगा नहीं कि कोई किसी के नीचे आएगा, कोई किसी के ऊपर आएगा। अब नीचे वाले तो वैसे भी दम घुटने से मर जाएंगे। तो सैकड़ों आदमी उस कुएं में कूद गए, दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई और जितने बचे सबको गोली लग गई, गोली से मर गए। हजारों की संख्या में मृत्यु हुई। इस इतने बड़े लेवल पे घटना पे जब बात ब्रिटिशों के अधिकारी के पास पहुंची और जनरल डायर नाम था, जनरल ओ डायर नाम था इसका, ठीक है। इसी ने यहाँ पे ये प्रमुख के रूप में थे, अधिकारी के रूप में, और इन्होंने ही ऑर्डर, इसने ही ऑर्डर दिया। इन्होंने ही क्या, इसको इज्जत देने लायक नहीं है, इसको इज्जत क्या दिया जाएगा। इसने ही क्या किया कि गोली चलाने का आदेश दिया बच्चों। जब ये आदेश मिला तो अब जो बाकी जो सैनिक होते हैं या फिर पुलिस बल होते हैं वो क्या करेंगे, ऑर्डर को फॉलो करेंगे। उन्होंने, उसने क्या किया, फॉलो किया। अब आप लोग मूवी का एक नाम सुने होंगे, आप लोग देखोगे, कौन सी मूवी का मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस मूवी में अ, एक व्यक्ति था जिसने क्या किया, जनरल ओडायर को ब्रिटेन में जाकर के एक सभा में, इंडियन था वो, किताब में छुपा करके वो अपने रिवॉल्वर को लेकर के गया
और जनरल ओडायर जो सभा में मौजूद थे ब्रिटेन में, और उनको वहां पे मार दिया गोली से बच। ये भारतीयों का दम था कि जिसने इतने बड़े लेवल पे लोगों को मरवाया, एक भारतीय वहां पहुंचा और उसको मार दिया सबके सामने। किताब में छिपा करके रिवॉल्वर को लेके गया था और एक गोली मारा और डायरेक्ट नारा लगाया इनकलाब जिंदाबाद, और अरेस्ट हो गया वो। उसको वो अपने जीवन को उद्देश्य ही बना चुका था कि भाई साहब इसको मारना है, इस राक्षस को, इस दैत्य को मारना है। और उससे पहले बच्चों, लोगों के पास, अधिकारियों के पास ये बात गई, इतना बड़ा ये हो गया, पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ, लोगों में गुस्सा हुआ बहुत ज्यादा लेवल पे, और जितने भी अधिकारी थे वो अपने अपने तरीके से इस चीज को जस्टिफाई करना स्टार्ट कर दिए कि धारा 144 लागू थी, फिर भी लोग जमा हुए, इकट्ठा नहीं होना था। लोगों ने पत्थर बरसाना स्टार्ट किए, लोगों ने ईंटा फेंकना स्टार्ट किए, तो फिर गलती से उन्होंने गोली चलवाई। अरे गोली भाई तुम हवा में चलवा सकते थे, दो चार गोली, अपने सब शांत हो जाते, अगर बात बात वैसी भी थी तो। ठीक है, लेकिन इसका पूरा प्लानिंग था। और ये जनरल ओडायर पे फिर ट्रायल चला काफी विरोध होने के बाद। और आप बच्चों सोच करके आश्चर्य होगा कि ब्रिटिश के जो न्यायालय व्यवस्था थी, जो जुडिशियल व्यवस्था थी, उन्होंने इसको दोषमुक्त करार सिद्ध कर दिया। ठीक है, ये दोषी नहीं है। सोचो कितना बड़ा अपने आप में, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके लोग, उनका न्यायालय, उनका जुडिशियल सिस्टम, उनके लोग, जाहिर सी बात है उनके पक्ष में ही सारा चीज हो। ठीक है बच्चों, तो ये सारे चीज को आप लोग उतारिए, ये हुआ, आप लोग उतारिए, फिर हम लोग बात करते हैं। यहाँ तक आपने उतार लिया बच्चों, तो चलो एक ट्विस्ट यहाँ पे समझो, ये कि जनरल और डायर जो आदेश दिया था, इसको आप, मैंने बताया अभी कि इसको एक व्यक्ति भारतीय ने मार दिया था। उस भारतीय का नाम था बच्चों, आप लोग उस पर मूवी भी बनी, आप लोग देख सकते हो, सरदार उधम सिंह। तो उधम सिंह, आप लोग, मूवी अच्छी बनी है, वो आप लोग देख सकते हो, सरदार उधम सिंह नाम था। और इन्होंने जनरल ओडायर को, मैंने बताया, मारा था, लेकिन इन्होंने जनरल ओडायर को नहीं, माइकल ओडायर को मारा था। माइकल ओ डायर को इंग्लैंड में जाके मारा था। ये माइकल ओडायर कौन थे? उस टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे इंडिया के, ब्रिटिश में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर थे। और ये जनरल ओडायर जिसने गोली चलवाई थी, ये पैरालाइसिस से मर गया था, ब्रेन स्ट्रोक हो गया था, पैरालाइसिस हो गया था, और ब्रेन स्ट्रोक से मर गया था। ठीक है, इंग्लैंड चला गया था, इसको दोषमुक्त साबित करके इंग्लैंड भेज दिया था, और ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस होकर ये मर गया। और सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर को मारा था, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, इसके ऊपर का अधिकारी था। ठीक है, तो बच्चों ये समझ गए आप लोग। तो ये जलियांवाला बाग पूरी कहानी थी बच्चों। अब हम लोग थोड़ा ये कंसेप्ट मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ आपको, एकदम धीरे से, एकदम आराम से, कि बच्चों आप लोग रिलेट कर पाओ, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लेकिन हाँ,
अब देखो, ये आप लोग रोलेट एक्ट समझ गए, जलियांवाला बाग हत्याकांड समझ गए। अब इसी के विरोध में बच्चों क्या होगा, आप लोग देखोगे। हम्म, ये हमने देखा 4, 5, 6। ठीक है बच्चों, अब आप देखोगे इसमें क्या होगा, इसमें आप देखोगे बच्चों, गांधी जी जो थे ये सब देख करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे। ठीक है, अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। इसका नाम होगा बच्चों असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब गांधी जी ये मूवमेंट चलेगा, और साथ में आप लोग हम लोग देखेंगे खिलाफत कमेटी फॉर्म होगी। खिलाफत कमेटी फॉर्म, ये क्यों फॉर्म होगी बच्चों, इससे पहले हम लोग समझेंगे ये कि खलीफा का पद जो है वो हटाया जाएगा। खलीफा अबॉलिश इन टर्की। ठीक है बच्चों, तो खैर आप लोग ये समझिए बात को अभी फिलहाल के लिए, कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये जलियांवाला बाग मैसेकर होने के बाद आप लोग देखोगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया गांधी जी के द्वारा। और ये मूवमेंट के दौरान आप लोग देखोगे बच्चों, एक सेकेंड, ये इसमें आप लोग देखोगे बच्चों कि क्या किया गया कि नॉन कॉपरेशन के दौरान, ये 1920 में हुआ बच्चों, 1920 में। ठीक है, 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, आप लोग देख, ये वाला पूरा सिनारियो हुआ है ना। इसी के विरोध में अब गांधी जी उतरेंगे और अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे 1920 के दौरान। ठीक है, और इसमें क्या होगा बच्चों कि इसमें नॉन कॉपरेशन मतलब असहयोग। अब सरकार का सहयोग नहीं करना है। सरकार का सहयोग कैसे नहीं करना है, कि जितने भी सरकारी दफ्तर में भारतीय अधिकारी होंगे, भारतीय सरकारी वर्कर होंगे, सरकारी नौकरी जो कर रहे होंगे, वो अपना सरकारी पद छोड़ेंगे। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो ब्रिटिश के स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो अपना स्कूल छोड़ देंगे। जो कोई ब्रिटिश जो है किसी को टाइटल मिला होगा, वो अपना टाइटल त्याग देंगे, है ना। कोई सेना के भर्ती में शामिल होगा तो वो सेना का पद छोड़ देगा, पुलिस में शामिल होगा पुलिस छोड़ देगा। तो इस तरीके से लोग जो है अपना टाइटल, अपना जो है सर्विस, अपना, और बोल सकते हो आप लोग कि अपना जॉब, कोई कोर्ट में काम कर रहा होगा, कोई जज होगा तो वो भी अपना पद छोड़ देगा। ठीक है, स्कूल गुड्स, स्कूल गुड्स, सामान का आप यूज कर रहे हो ब्रिटिश सामान का, तो ये सभी क्या करोगे, छोड़ दोगे बच्चों, लेफ्ट, है ना, आप लोग इसको त्याग दोगे। ठीक है, फिर आप लोग देखोगे कि सारे जो है बॉयकॉट करोगे, कॉट करोगे इन सभी चीजों का, बॉयकॉट करोगे ब्रिटिशों का पूरे तरीके से। ठीक, अब देखो बॉयकॉट इंस्टीट्यूशन का भी आप करोगे, इंस्टीट्यूशन का भी आप लोग बॉयकॉट करोगे, जो भी संस्थाएं होंगी उन सभी का बॉयकॉट करोगे। ठीक है, तो ये सभी क्या होगा, ये सारी चीजें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में होगी, और लोगों ने इसका भरपूर सहयोग किया, समर्थन किया,
और ये कोई मार धाड़ का तरीका नहीं था। गांधी जी इस तरीके से अपना काम कर रहे थे। पहला जो आप मेथड देखे सत्याग्रह देखे, सत्याग्रह को मैंने बताया कि सत्याग्रह क्या होता है। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि सत्याग्रह आपका एक नॉन वायलेंस एक्टिव रेजिस्टेंस नॉट पैसिव नॉर्मल मोरल फोर्स नॉट फिजिकली फोर्स। ठीक है, तो ये मैंने सत्याग्रह के बारे में बताया है आपको। और यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसमें असहयोग करना, मतलब सरकार का पूरे तरीकों से कोई भी सहयोग ना करना, असहयोग करना। इसके द्वारा जो है आप लोग देखो, ये नागपुर कॉन्फ्रेंस के दौरान अडॉप्ट किया गया, नागपुर में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, 1920 में नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसी में इस चीज को अडेप्ट किया गया। बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखेंगे खलीफा अबॉलिश इन टर्की और खिलाफत कमेटी बनेगा शौकत अली मोहम्मद अली के द्वारा, है ना। खलीफा का पद अबॉलिश किया जाएगा टर्की में। ये क्या होगा, तो इस चीज को बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, आज का टाइम चूंकि काफी हो चुका है, तो बच्चों आज के क्लास में आप लोग को उम्मीद है आप लोग को बहुत सारी चीजों को सीखने का मौका मिला होगा बच्चों। आप लोग को बहुत मजा भी आया होगा, आपकी आंखें खुली होंगी। आप जो इतने टाइम से जो भी चीजें जान रहे थे उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग और पूरे तरीके से फुल फ्लेज अंडरस्टैंडिंग के साथ वो खत्म हुआ होगा बच्चों आपका ये सेशन। तो अगर हमारा प्रयास, हमारा एफर्ट आपको बच्चों जाते आते एक रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीज़ें अगर आपको पसंद आ रही है बच्चों, तो आप हमारे वीडियोस को सपोर्ट कर सकते हो, हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। इसके लिए आप लोग वीडियोस पे आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हो बच्चों। ठीक है, और शेयर आप लोग कहाँ करोगे, आप अपने दोस्त को, अपने कजन्स को, अपने फैमिली रिलेटिव के जितने भी आप आसपास के आपके कॉन्टेक्ट्स है, आप बताओगे उनको भी भाई साहब देखो यहाँ पे जो है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, आप लोग उसको अवेल कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और कोई इसके लिए चार्जेस वगैरह है नहीं। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि हम सभी अल्टीमेटली किस लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। और ये जो आदान प्रदान का काम होगा, तो हमारा इससे हमारा भी ये होगा, पॉसिबल हो पाएगा कि भाई साहब आपके लिए हम जो है फ्यूचर में अच्छे से अच्छे चीज़ों को आपके सामने ला सकते हैं। एक जब टीचर बड़ा बनता है और ग्रो करता है अपने लाइफ में, तो वो अपना पूरा जीवन बच्चों के लिए ही समर्पित कर देता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, बस आपका छोटा सा प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। और पूरे इंडस्ट्रियल क्लासेस की टीम, जितने भी फैकल्टीज हैं, आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। साइंस के सर, मैथ के सर, तो इन ये सभी सर जो हैं काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं बच्चों। तो सपोर्ट कीजिए हर एक को, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।